देखिए, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक डाइपोल है हमारा, अभी तक हमने जो पढ़ा कि एक डाइपोल हम लेते थे और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, उस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अब हम एक डाइपोल लेंगे, उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उससे इस टॉपिक में हम देखेंगे कि उस डाइपोल पे टॉर्क क्रिएट होता है। टॉर्क आपने 11th में पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो वही टॉर्क हमें एक डाइपोल पे देखना है कि कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले ही बता दिया था आपको एक टॉपिक में। ठीक है, सभी पैरेलल लाइन शो कर रहे हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर मैंने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक डाइपोल प्लेस करेंगे। तो डाइपोल कंसिस्ट ऑफ एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली 2a है। ये है 2a लेंथ है। ये इसका सेंटर हो गया O, वो इसका सेंटर हो गया। आपको पता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये हो गया हमारा P वेक्टर डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, कंसिडर डाइपोल AB। इफ आई से डाइपोल इज AB having dipolar moment P and consider this length is 2a, then we know dipole moment P will be equals to Q into 2a. Dipole moment, a dipole AB having dipole moment P वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। ये आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, इफ आई से दिस इज इक्वेशन 1, वी विल यूज इट नाउ। दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। इफ आई से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, दिस चार्ज माइनस Q will be deflected towards opposite to the electric field. This electric field should be a vector. So this minus Q will be deflected with a force opposite to the electric field. In this direction, the force will be Q into E from Coulomb's law. Q into E. Just because E is equals to F upon Q, तो F is equals to Q into E. ठीक है, ये माइनस Q ही होगा नीचे की तरफ। ठीक है, इसको हमने एक फोर्स कह दिया F। इसकी डायरेक्शन माइनस की डायरेक्शन में, नीचे अपोजिट टू दी है इसलिए मैं माइनस साइन लगाया, कोई खास उसमें अलग चीज़ नहीं है। इसी तरह प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की दिशा में लगेगा, प्लस क्यू ई। इसको भी, ये भी देखिए प्लस और माइनस में साइन का अंतर है केवल, क्वांटिटी दोनों क्यू ई है और क्यू ई है। यानी क्यू ई फोर्स से ये वाला चार्ज उधर डिफ्लेक्ट होगा, ये वाला चार्ज इधर। अब चूँकि दोनों के बीच में ये फिक्स डिस्टेंस है, ये एक डाइपोल है, तो ये दोनों फोर्स अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल। तो हमने पढ़ा है कि जब इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी लाइन के अलॉन्ग या किसी आर्म के अलॉन्ग काम करते हैं तो वहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होता है। लेकिन यहाँ वो लाइन क्या होती है, इक्वल अपोजिट फोर्स जो होने चाहिए वो किसी, जैसे देखिए स्टेयरिंग होता है तो हम उसमें डाइपोल मूवमेंट कैसे निकाला करते थे, एक परपेंडिकुलर लाइन उन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तब उस इसके बीच में इस दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इनके बीच में दूरी है। ठीक है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, ये देखिए ये वाला लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का है। ठीक है, इसी तरह ये वाला लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का है। ठीक है, तो इनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं बट दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल निकालने के लिए टॉर्क निकालने के लिए
हमें सबसे पहले इस ए पॉइंट से इस वाली फोर्स पे एक परपेंडिकुलर डालना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और कुछ एक कैलकुलेशन के लिए हमने ये मान लिया कि ये जो हमारा डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सभी ये वाली है ना, ये वाली, इससे थीटा एंगल बनाता है। इसको भी ग्रीन से कर लेते हैं, ये थीटा एंगल बनाता है। ये डाइपोल थीटा इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड ई से। डाइपोल वेक्टर पी और पी के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो अब देखिए ये जो ये पी है, यहाँ पे हमने एक लाइन खींच ली ए से, लाइन ऑफ फोर्स इस दूसरे वाले में, इस पॉइंट को कह दिया सी। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस मिल गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हमारा टॉर्क जो निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है? आपने देखा होगा कि अगर एक परपेंडिकुलर लाइन है, उस पर तो एक लाइन है उस पर तो परपेंडिकुलर फोर्सेस इक्वल और अपोजिट काम करती हैं। इनके बीच की डिस्टेंस अगर r हो तो टाउ इक्वल्स टू r क्रॉस एफ या एफ क्रॉस r। अगर हमने मैग्नीट्यूड में लिखा है तो केवल इस तरह से लिख सकते हैं r इंटू एफ, यानी उनके बीच की दूरी और कोई एक फोर्स का मल्टीप्लिकेशन, ये टॉर्क होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। टॉर्क कैसे डिफाइन होता है? टॉर्क ऑन डाइपोल इसके बराबर होगा, देखिए, इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल का मतलब और कुछ नहीं, इसको हम लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसको निकालने के लिए हमने, अगर ये एंगल ये माना कि पी थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो अब आप देखिए ये लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, तो ये एंगल भी थीटा एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। थीटा एंगल, दो पैरेलल लाइन है और ये एक इंटरसेक्शन लाइन है, तो ये भी थीटा एंगल। और अगर ये थीटा हो गया तो ये वाला, अब ये पॉइंट मैंने बी कहा था, ये सी और ये ए, तो ए सी जो होगा यहाँ से फोर्स, अब देखिए जो हमारा वो है क्या कहते हैं उसको, फिगर को ध्यान रखेंगे, हमारा ये एक्सप्रेशन जो है इसके अकॉर्डिंग फोर्स तो हमारी एफ है, कोई भी एक फोर्स एफ ले ले, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए सी। बट ए सी किसके बराबर है? ए सी को मुझे इसके फॉर्म में निकालना है, डाइपोल के बीच के डिस्टेंस के फॉर्म में। यानी ऐसा कोई साइन कोसाइन एंगल ढूंढें जिसमें परपेंडिकुलर आए और ये थीटा के सामने वाला लाइन ये परपेंडिकुलर आए और ये हाइपोटेनस आए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। तो हाइपोटेनस है ए बी और साइन थीटा, ठीक है। तो हमने वो रख दिया ए बी साइन थीटा। तो यानी एफ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए बी साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यूज़ रख दें। एफ हमने कोई भी एक फोर्स यूज़ करना है, क्यू ई, ठीक है। ए बी साइन थीटा, ए बी कितने के बराबर है? 2a के, ठीक है। दोनों डाइपोल्स के बीच की डिस्टेंस 2a, और साइन थीटा तो वही रहेगा। यहाँ ये एक्सप्रेशन बन गया। देखो q इंटू 2a को एक साथ रख दो, जब भी दिखे ये दोनों साथ रख दो, e साइन थीटा। ये सभी टाउ से रिप्रेजेंट किया हमने, टाउ से, टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल्स टू, यहाँ q इंटू 2a किसके बराबर होता है? हमने सबसे पहले देखा था, ये देखिए, ये p वेक्टर के मॉड, यानी इसको मैं एक नाम दे दूँ, इसको मैं कह दूँ ये केवल स्मॉल p है, ये मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से ये टाउ क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, टाउ q इंटू 2a को p रख दिया, सिंस q इंटू 2a
इज इक्वल्स टू पी पी ई साइन थीटा। तो यहाँ से एक्सप्रेशन बन गया टाउ। अब देखिए अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो पी ई साइन थीटा ए बी साइन थीटा हम लिखते थे ना, ए क्रॉस बी को अगर हम लिखते थे तो क्या कहते थे, ए बी साइन थीटा। यहाँ एन कैप भी होता था, पर यहाँ पे अभी इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, अभी उसका जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। इस तरह लिख सकते हैं, तो यानी इसको हम टाउ को वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ये एक्सप्रेशन हमारा टॉर्क ऑन अ डाइपोल का एक्सप्रेशन। अब आप कहेंगे टाउ वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर है, तो इसकी डायरेक्शन समझने के लिए देखिए ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाएगा, टॉर्क को, इसको ये वाला नीचे वाला जो है ये इधर घुमाएगा, तो ये स्टीयरिंग की तरह ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो यानी एक इधर की ओर घुमाएगा और एक इधर की ओर ऐसे घुमाएगा, ठीक है। तो ये जिधर घुमा रहा है उधर हम ऐसे अपनी फोल्ड करें उंगलियों को ऐसे राइट हैंड की और अंगूठे को ऊपर, तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो करता है। तो टाउ की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, direction of tau can be given by right hand screw rule, ऑलराइट, राइट हैंड स्क्रू रूल, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एक स्पेशल केसेस हैं। अगर मान लीजिए हमारा ओरिएंटेशन, मान लीजिए मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूँ जल्दी से, कि ये हमारी फील्ड लाइंस हैं, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये डाइपोल, अगर मान लीजिए मैंने डाइपोल ऐसे की जगह, ये जनरल था, अगर मान लीजिए डाइपोल मैंने इस तरह से रख दिया ऐसे सीधा, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। फर्स्ट केस है, केस क्या है, इफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0 यानी ई इज पैरेलल टू पी, तो यहाँ पे थीटा 0 तो साइन 0, साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल्स टू 0, डाइपोल क्या होगा 0, और इस केस को कहते हैं हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी तरह जब हमारा दूसरा केस, अगर हमारा ये डाइपोल एकदम ऐसे रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो P की दिशा ये, E की दिशा ऊपर, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो P हो गया, P यहाँ से क्या हो गया, सॉरी देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये टाउ है, टाउ टॉर्क, टाउ 0, टाउ बराबर P इंटू ए, टाउ यहाँ पे क्या हो गया P इंटू ई, तो P ई केवल हो गया, साइन 1 हो गया, टाउ इक्वल्स टू पी ई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या है समझ लेते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि एक बार अगर हमने इस P को यानी डाइपोल को अपने ऐसे सीधा खड़ा कर दिया ऐसे दिशा में, तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस तरह से कर दिया तो ये स्टेबल, ये मतलब 90 डिग्री पे है, तो इस इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन हल्का सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रुका तो रहेगा, लेकिन जैसे ही हल्का से शिफ्ट करेंगे तुरंत से घूम के ऐसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाना चाहेगा। यानी यहाँ पे भी ये रुकेगा, लेकिन जैसे ही हल्का सा इससे डेविएट इधर या इधर किए तुरंत घूम के ऐसे हो जाएगा। तो ये होता है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये था टॉर्क फॉर अ डाइपोल, ठीक है।